नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नया है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है और वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न भी दिया जाता है, तो आप वहाँ से बिल्कुल ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग सीधा प्रश्नों को शुरू करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको कम समय में, जितना कम से कम समय में आपको प्रश्न करा दिया जाए। तो हम लोग सीधा शुरू करते हैं और इसको नोट करते जाइएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को काला अनुक्रम यानी काला अनुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको बोल रहा है काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। यानी सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, तो आपको मालूम है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ये कब हुआ था? 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 1942, यानी 8 या 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। धवज सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1923। और ये क्यों हुआ था 1923 में? खासकर जबलपुर, ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे झंडा को क्या कर रहे थे, यानी फहरा रहे थे। जो भी वहाँ के गवर्नर यानी कमिश्नर था वो गुस्सा में आकर यानी क्रोध में आकर क्या बोला, झंडा को नीचे उतारने के लिए। इसलिए जो भी वहाँ के स्थानीय लोग थे वो क्या कर दिए, आंदोलन कर दिया, जिसका नाम क्या पड़ा? धवज सत्याग्रह पड़ा। यानी आंदोलन कर दिया जिसका नाम क्या पड़ा? धवज सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? 1923 में। असहयोग आंदोलन ये शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और ये प्रश्न ये पूछता है कि असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया और क्यों ले लिया गया? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। और ये कहाँ होता है? यूपी में। कब होता है? 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो प्रश्न पूछेगा असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया गया? क्योंकि 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसके कारण से क्या कर लिया गया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो इसको काल अनुक्रम में सजाना है तो सबसे पहले कौन आएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कौन आएगा? ऑप्शन नंबर, उसके बाद देखिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी। यानी सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद डी आएगा और उसके बाद सी, उसके बाद बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और 1923 में ही स्वराज पार्टी का स्थापना होता है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 5 जो भी वन आच्छादित राज्य हो कौन कौन से है। तो पहला पे आता है एमपी, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से। यहाँ जो ले रहा प्रश्न किसके दृष्टि से ले रहा? क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगर प्रतिशत के दृष्टि से देखिएगा तो सबसे ज़्यादा किस में है? मिजोरम में है, सबसे ज़्यादा मिजोरम में। लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज़्यादा एमपी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यानी एआर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आइएगा तो उड़ीसा, उसके बाद कौन सा है? उड़ीसा, और उसके बाद देखिएगा तो महाराष्ट्र। यानी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद महाराष्ट्र। और ये रिपोर्ट कब का था? भारतीय वन रिपोर्ट 2019 का ये रिपोर्ट था, भारतीय वन रिपोर्ट। तो सब इसमें पूछा कि कौन शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है? पंजाब। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, और कौन सा शामिल है? उड़ीसा भी शामिल है और अरुणाचल प्रदेश में शामिल है। लेकिन अगर यही पूछेगा प्रतिशत के, सबसे ज़्यादा प्रतिशत के दृष्टि से अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ? मिजोरम में। सबसे ज़्यादा कहाँ? मिजोरम में प्रतिशत के दृष्टि से। उसके बाद कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर चेंज होगा अगर प्रतिशत के दृष्टि से बोलेगा तो। लेकिन ये क्षेत्रफल के दृष्टि से लिया गया है, यहाँ है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगर आप पोजीशन देखिएगा सभी राज्य का तो पोजीशन इसका यहाँ मिलेगा। मध्य प्रदेश कहाँ है? यहाँ हो जाएगा। मध्य प्रदेश कहाँ है? यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश, ये देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा और इधर महाराष्ट्र हो जाएगा। ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो ये राज्य है। लेकिन यही पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो मिजोरम। इसको नोट कर लीजिएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत की योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? यानी योजना आयोग के स्थान पे किया गया। तो हम आपको बताए थे
कि 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में भी कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रश्न ये पूछता पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। पहले कौन थे? अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। और अगर यही पूछेगा सीईओ वर्तमान में कौन है, यानी कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अभी अमिताभ कांत। और लेकिन शुरू में कौन थे, यानी पहला पूछेगा जरूर आपसे। और पूछा गया प्रश्न है, अध्यक्ष भी पूछा गया, उपाध्यक्ष भी पूछा गया, सीईओ भी पूछा गया, स्थापना भी पूछा गया। और ये काम किस पे करता है? तो सहकारी संघवाद पे काम करता है। यह नीति आयोग किस पे काम करता है? सहकारी संघवाद। इसका कहने का मतलब केंद्र और राज्य दोनों को सहमति से यानी कानून बनता है, अधिनियम बनता है। केंद्र और राज्य दोनों के सहमति से क्या बनता है? अधिनियम यानी कानून बनता है। इसी को हम बोलते हैं सहकारी संघवाद के पे काम करता है। कौन सा? तो नीति आयोग। ये भी प्रश्न पूछा गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और आपसे हम प्रश्न पूछे कि पहले उपाध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया। लेकिन पूछा गया प्रश्न था पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया? योजना आयोग। और इसका नाम, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? 2014 में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसका नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। यूपीएससी, तो सिविल सेवा का जनक भारत में किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस गवर्नर जनरल को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन यही प्रतियोगी शुरू किसने करा? यानी प्रतियोगी, जैसे में अभी हो रहा प्रतियोगात्मक, किसने शुरू किया? तो डलहौजी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस गवर्नर जनरल को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए हम लिखेंगे कम, क्योंकि आपको कम समय में हम कोशिश करते हैं कि आपको सारा प्रश्न करा दिया जाए। इसका नोट आपको पीडीएफ यानी दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? थैलोफाइटा नहीं है, तो कौन सा जो पौधा है थैलोफाइटा नहीं है? ऑप्शन ए दे रहा चारा, उल्वा, येलोथ्रिक्स, फ्यूनेरिया। ये जो फ्यूनेरिया देख रहे हैं, ये क्या? ये थैलोफाइटा समूह का नहीं है। तो थैलोफाइटा होता क्या है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कुछ समूह दिया गया वनस्पति विज्ञान। तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है थियोफ्रेटस। किसको याद रखिएगा? थियोफ्रेटस। तो थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अब सीधा प्रश्न पूछेगा थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक। या प्रश्न पूछेगा वनस्पति विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? थियोफ्रेटस। अगला प्रश्न है, और एकलर, जो यह नाम दे रहा है एकलर, 1833 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा पादपों का वर्गीकरण किसने किया? एकलर ने किया। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और पादप जगत को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला क्रिप्टोगेम्स और फिनरोगेम्स, जिसको हम बोलते हैं अपुष्पविद और पुष्पविधि। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स और फाइनरोगेम्स। तो थैलोफाइटा और एक क्रिप्टोगेम्स को फिर से बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा में बांटा गया। यानी तो यहाँ से प्रश्न ये नहीं पूछेगा, प्रश्न ये पूछेगा शैवाल, कवक, जीवाणु। तो थैलोफाइटा समूह के हैं, ये प्रश्न पूछेगा। देखिए यहाँ क्या क्या प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। इसको नोट करिएगा, एक प्रश्न ये होगा। अगला प्रश्न है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ये प्रश्न बनेगा। और ये प्रश्न इसमें बनेगा, देखिए कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। कितना पॉइंट आपको याद रखना है? पहला प्रश्न पूछा वनस्पति विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? थियोफ्रेटस। अगर पूछा पादपों का वर्गीकरण किसने किया? एकलर, 1883 ईस्वी में। और पूछेगा सबसे बड़ा शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा? थैलोफाइटा। और कवक के कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? यानी यह किससे बना होता है? कवक के कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? यानी सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। और आपको बताना कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, ये भी प्रश्न पूछा गया और हम आपको बताए थे। इसका बताना कि आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया। और आपको यहाँ आंसर बताना कि सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला में कौन सा शामिल नहीं है। तो परम ये भी शामिल है, परम 8000 ये पहला सुपर कंप्यूटर था। परम ब्रीहम ये भी शामिल है, लेकिन जो परम मित्र ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक पद से त्याग पत्र दिया? एक करेंट का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। रोबर्टो एजेवेडो, रोबर्टो एजेवेडो, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ इसमें मुख्यालय भी आप याद रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया, तो कब किया? 7 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सब करेंट का प्रश्न है, तो 2019 का तो करेंट नहीं पूछना चाहिए क्योंकि 2 साल हो गया, तो मैक्सिमम साल या 1.5 साल का करेंट पूछ सकता है। भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो कौन सा था? मनरेगा। लेकिन अब नाम क्या पड़ गया? पहले था मनरेगा, शुरू में जो स्टार्ट हुआ था नाम पड़ा था नरेगा, लेकिन अब क्या नाम है? मनरेगा। और ये अधिनियम कब का था? 2005। और लागू कब से हुआ? 2006 से। लागू कब से हुआ? 2006 से। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संबंध में गलत है? दिल्ली 13, उत्तराखंड 70, ये भी सही है। राजस्थान में कितना सीट है? 200 यानी 200। और महाराष्ट्र में कितना है? 288, तो ये भी सही है। लेकिन जो दिल्ली 13 यहाँ कितना सीट है? 70। राज्य विधानसभा में सीट कितना? विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में सीट कितना है? 70। इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग आपको चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 50 नहीं 70 होगा। अगला प्रश्न है, भूटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो जनजाति कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, इसको हम PDF आपको दे दिए थे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप ज्वाइन होंगे तब वहाँ देख लिए होंगे। देखिए इसका क्या होगा, भूटिया जनजाति कहाँ से संबंधित है? अगर आप ध्यान से देखिएगा, भूटिया जनजाति ये कहाँ से संबंधित है? जो हम आपको टिक आउट कर रहे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। भूटिया जनजाति कहाँ का? उत्तराखंड। भूटिया क्या नाम है? भूटिया जनजाति कहाँ का? उत्तराखंड। संथाल और मुंडा, उराव और हो, इसको जो याद रखना है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा याद रखना है? संथाल, मुंडा, उराव और हो, ये कहाँ का जनजाति है? झारखंड। ये कहाँ का जनजाति है? झारखंड। और एक है लेप्चा, ये कहाँ का जनजाति है? सिक्किम। यहाँ पे आप गलती क्या करिएगा, एक है भूटिया, एक है भोटिया। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए इसको और इसको, मैं तो थोड़ा आराम से इसमें पढ़िएगा। यहाँ लेप्चा जनजाति सिक्किम का हो जाएगा। लेप्चा जनजाति कहाँ का होगा? सिक्किम। इसको याद रखिएगा। और इसमें आपको ध्यान देना है, इसको हम क्या करेंगे, PDF बनाकर आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा? गोंड जनजाति, इसको याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति, प्रश्न पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा। अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति, लेकिन पूछा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, इसको याद रखिएगा। और ये मोपला जनजाति कहाँ का है? केरल का है, ये भी अति महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। भील जनजाति कहाँ का है? गुजरात, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोंड जनजाति कहाँ का है? मध्य प्रदेश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। हम इसका PDF दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वहाँ हम जो भी इंपॉर्टेंट है उसको टिक आउट कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें प्रश्न पूछा भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर
ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन ए में क्या बताइए, यानी ए जो अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, राज्य यानी राज्य के बारे में बताया, केंद्र के बारे में बताया, यही सब आपको बताया गया अनुच्छेद ए में। अनुच्छेद बोला अनुसूची ए में और अनुच्छेद ए में भी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफटीटीपी का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है फाइबर टू द प्रीमाइसेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइबर टू द प्रीमाइसेस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये फुल फॉर्म है, इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? यानी आपको बताना है कि जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। और एक कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। एक कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और किस विधानसभा में सबसे पहले पारित हुआ था? असम। इसको भी नोट कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत? 101वां। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है जीएसटी के अंतर्गत? और फुल फॉर्म पूछेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये शामिल है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी शामिल है, मनोरंजन कर भी शामिल है, वैट भी शामिल है। तो ये जो स्टाम्प शुल्क है ये शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की महान साहित्य कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो इसके बारे में आपको कल भी बताए थे। जितना भी इंपॉर्टेंट बुक है और डांस है, जो शास्त्रीय नृत्य डांस है और जो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल डांस, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया। तो हम आपको कल बताए थे अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भास के द्वारा। स्वप्न वासवादिता किन के द्वारा लिखा गया? भास के द्वारा। चाणक्य के द्वारा क्या लिखा गया? अर्थशास्त्र। चाणक्य के द्वारा क्या लिखा गया? अर्थशास्त्र। और चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? एक गुरु थे चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत किनके द्वारा लिखा गया? तो किनके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको दे दिया गया, वहां से पढ़ लीजिएगा। नियाग्रा फॉल्स की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा फॉल्स यानी जलप्रपात जिसको हम बोलते हैं। अभी आपको हम इसका इमेज दिखा रहे हैं। तो ये कहाँ स्थित है? कनाडा और यूएसए। और कनाडा और यूएसए के बीच 49 डिग्री अक्षांश है या समांतर रेखा। कितना डिग्री? 49। इसको भी नोट कर लीजिएगा। यही देखिए क्या है, नियाग्रा जलप्रपात। और कहाँ स्थित है? कनाडा और यूएसए के सीमा पे। अगला प्रश्न है, डॉट को खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यानी किनको सम्मानित किया गया? देखिए फिर से प्रश्न को पढ़िए। डॉट को खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी AFSCB। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे को एकरेंट का प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभाजित यानी विभेदित या विभाजित नहीं किया जा सकता? तो किसको हम विभाजित नहीं करते? अस्पायरोगायरा को। इसको अगर आप सर्च करिएगा गूगल पे तो आ जाएगा किस तरह का होता है। फर्न हो गया, मार्सिलिया हो गया, मोरपंख हो, इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं, लेकिन जो अस्पायरोगायरा इसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, केरल से गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजर सकता है? इसका कहने का मतलब ये जो केरल राज्य है उससे गुजरने वाला अक्षांश, जो केरल राज्य है उससे गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजर सकता है, प्रश्न ये बोल रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए मैप को तो समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका इंडिया का मैप है। ये क्या है? इंडिया का मैप है।
ये आप देख लीजिए, एक क्या है, इंडिया का मैप है। अगर आप इंडिया के मैप में सबसे जो दक्षिणतम छोर है, जब दक्षिण साइड आइएगा सबसे नीचे, तो जब आप देखिए दक्षिण साइड सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे क्या है, एक केरल है और ये आपका तमिलनाडु है। तो आप बताइए, अगर मान लीजिए केरल राज्य से जो गुजरेगा, मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं, तो ये केरल राज्य से गुजरेगा तो कौन कौन राज्य से गुजर सकता है? कर्नाटक से गुजर सकता है, ये है आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से गुजर सकता है। अगर यहाँ से गुजरेगा तो केरल, तमिलनाडु, और क्या हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु। यानी मैक्सिमम कितने राज्य से होकर गुजर सकता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जो अक्षांश रेखा केरल से होकर गुजरेगा वो कहाँ से होकर गुजर सकता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हो सकता है यहाँ से भी गुजर सकता है। तो कहाँ से गुजरेगा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यानी मैक्सिमम 3 राज्य से होकर गुजर सकता है। तो कोई एक ही ऑप्शन में देगा या नहीं तो तीनों देगा ऑप्शन में, तो सभी लिख देगा। तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। तो राजस्थान आप अगर देखिएगा तो राजस्थान का अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो आप राजस्थान देखिएगा तो यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ जब राजस्थान है तो केरल से जो अक्षांश गुजरेगा राजस्थान से तो नहीं गुजरेगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। उत्तराखंड भी ऊपर में है। अगर आप उत्तराखंड को देखिएगा, देखिए उत्तराखंड यहाँ पे है तो इससे भी नहीं गुजरेगा। तेलंगाना, तेलंगाना का अगर आप मैप में देखिएगा तो ये आपका रहा तेलंगाना, यहाँ से भी नहीं गुजरेगा। तो गुजरेगा किससे? तो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से। और किससे गुजर सकता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो कोई ऑप्शन 3 में से कोई एक ही देगा या तीनों देगा तो लिख देगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और केरल का क्लासिकल डांस कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। और तमिलनाडु का। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर क्या, जो उधम सिंह के द्वारा किया गया। इसमें प्रश्न ने पूछता है गोली जो चलाने के लिए आदेश किसने दिया और किसने चलाया? तो एक है जनरल ओ डायर और एक है जनरल आर डायर। तो जनरल ओ डायर ने क्या देता, ऑर्डर। ऑर्डर करने का कहने का मतलब किसी को अगर आप ऑर्डर दे रहे तो क्या दे रहे, आदेश दे रहे। इसका कहने का मतलब आदेश किसने दिया? तो जनरल यानी माइकल ओ डायर। आपसे पूछेगा गोली चलाने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने के लिए आदेश किसने दिया? माइकल ओ डायर। ओ कहने का मतलब ओ से ऑर्डर होता है और ओ से ओ डायर। तो माइकल ओ डायर क्या दिया? आदेश दिया। और गोली किसने चलाया? माइकल आर डायर। तो ये प्रश्न पूछा गया, इसमें कंफ्यूजन अब नहीं होइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। और मंगल पांडे किससे संबंधित है? 1857 के क्रांति से। नेक्स्ट प्रश्न है, और भगत सिंह, असेंबली बम कांड। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। तो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? टेसी थॉमस को। इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध कहने का मतलब है लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री इसका कहने का मतलब जो चारों तरफ से क्या घिरा हो? स्थल से घिरा हो। यानी कहने का मतलब समुद्र से सीमा न लगाता हो। तो आप अगर समझ रहे हैं समुद्र से सीमा कहने का मतलब वैसा देश जिसका समुद्र से, यानी स्थल रुद्ध कहने का मतलब जिसका सीमा किससे नहीं लगता हो? समुद्र से नहीं लगता हो। यानी चारों तरफ से किससे घिरा हो? स्थल से, उसको बोलते हैं स्थल रुद्ध देश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, पराग्वे, और आपको बताना कि पराग्वे से होकर मकर रेखा गुजरता है या नहीं। ए आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा मैप में, शायद हम मैप लगाना ही भूल गया, आपको बता रहे। आप अगर जाइएगा दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में जस्ट यहाँ पे चिली है, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे पराग्वे और यहाँ पे उराग्वे। मैप लगाना भूले, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाकर इसका दिखा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, पराग्वे। इसका कमेंट में आपको आंसर क्या बताना है कि पराग्वे से होकर मकर रेखा गुजरता है या नहीं। नेक्स्ट है, अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था? तो कौन सा था? MOM। ऑप्शन नंबर डी। एक करोड़पति में पूछा गया सवाल है और NTPC में भी पूछा गया सवाल है। और चंद्रयान
कब लॉन्च हुआ था, इसको आपको बताना है कि ये चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था, ये नहीं बताना आपको। चंद्रयान-1 किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको बताना। और हम बता दे रहे हैं कि चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था। ये 22 अक्टूबर, कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 लागू हुआ था और चंद्रयान-1 प्रक्षेपित किया गया था। और 2 कब हुआ था, 22 जुलाई 2019 को। और पहला बताना कि चंद्रयान-1 किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एजेंडा 21 में अनुशासित प्रक्रियाओं का एक समूह है, यह किससे संबंधित है, ये आपको बताना कि एजेंडा 21 किसका था। रियो शिखर सम्मेलन 1992, यानी हम जिसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। आप जो यहाँ देख रहे स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम 1972, तो 1972 में कौन सा था, 5 जनवरी 1972 को, 5 जनवरी 1972 को स्टॉकहोम में होता है सम्मेलन। किसका स्थापना होता है 5 जनवरी 1972 को, यूएनईपी। किसका स्थापना होता है, यूएनईपी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसी का स्थापना दिवस पे क्या माना जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जनवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जनवरी बोल दिया, 5 जून को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 5 जून 1972 को स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ, यूएनईपी का नैरोबी में, केन्या नैरोबी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सेम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया। तो संविधान के प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और लागू कब से होता है, 1977 से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ। वो कौन सा था, कोलंबिया अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा था, कोलंबिया। एटीएम का पूरा नाम क्या है। देखने में तो प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन आप इसको जितना इजी दिख रहा है उतना इजी से ही आप गलती करिएगा। यहाँ अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़े, ऑटोमेटिक टोटलिंग मशीन लिखा गया है। और यहाँ अगर आप पढ़िएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और एक और इसमें प्रश्न दिया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। लेकिन आप जो याद करते हैं, क्या याद करते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लेकिन जब आप ऑटोमेटिक टेलर मशीन को आंसर दीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आज से आप याद कर लीजिएगा इसको, जो आप याद किए हुए हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको एडिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय संसाधन। चक्रीय कहने का मतलब एक घूमते रहता है, सर्कुलेशन, यानी एक साइकिल में घूमते रहता है इस तरह से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर कहने का मतलब जो हम लोग चलाते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ये भी हम लोग के पास चलाते हैं, मतलब हम लोग इसको यूज करते हैं। पाम टॉप ये भी है, हम लोग करते हैं। लैपटॉप तो करते ही है, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर देख रहे हैं इसको हम लोग नहीं करते। अभी आपको हम इमेज दिखा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इसको हम यूज करते हैं या नहीं करते। देखिए यही आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्या स्पेस में इसका यूज किया जाता है। जो भी जैसे हो गया, इसरो हो गया, नासा हो गया, वहाँ ये सब यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक तरह से सुपर कंप्यूटर की तरह ही है। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग के आधार पर होना चाहिए, यानी सहयोग पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित
जिसे हम ब्रटलैंड कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रटलैंड कमीशन कहा जाता है, शॉर्ट में WCED के नाम से जानते हैं। का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी। फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, डॉट की कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है, यानी एक प्रकार का बीमारी है जो बच्चों में होता है। किसके कारण से होता है? तो प्रोटीन के कारण से बच्चों में होने वाला एक प्रकार का क्या बीमारी है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? ए फैक्ट प्रश्न, आपको याद रखना पड़ेगा कि 1963 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इसको समझना आपको कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। परमाणुकता क्या है? तो परमाणुकता होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए दे देगा H2, तो H2 जो आप देख रहे हैं 2 लगा हुआ है यहाँ, इसी को हम बोलते हैं परमाणुकता। तो ये क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन के कितने परमाणुकता होते हैं? द्विपरमाणुक, यानी हाइड्रोजन के पूछेगा तो द्विपरमाणुक। लेकिन यही पूछ देगा अक्रिय गैस, जो मतलब किसी से क्रिया न करे उसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस। जैसे में हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब क्या अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस का परमाणुकता पूछेगा तो कितना होता है? 1 परमाणुक होता है। कितना होता है? 1 परमाणुक। जितना भी अक्रिय गैस है सभी का परमाणुकता क्या होता है? 1 परमाणु होता है, यानी 1 परमाणुक होता है। तो इसमें पूछा फास्फोरस, तो फास्फोरस के लिखते हैं P4 और सल्फर S8, यानी फास्फोरस का जो परमाणुकता होता है चतुष्परमाणुकता होता है और सल्फर का 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, यहां से कुछ प्रश्न पूछ लेगा, उसको देख लीजिए। जैसे वो पूछ लेता है कि अणु परमाणु हम लोग किस तरह से निकालते हैं। अणु परमाणु, तो अणु निकालने के लिए आपको क्या करना है? अणु और परमाणु, जैसे में दे देगा जल, जिसको हम बोलते हैं H2O, अगर देगा H2O तो इसमें निकालना है अणु। तो कुछ नहीं तो यहाँ जो लगा होता है पीछे उसी को हम बोलते हैं अणु। कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका अणु क्या हो जाएगा? 1। लेकिन परमाणु करना है कौन? तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 लगा हुआ, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। कुछ नहीं तो 1 है और दोनों को ऐड करना है, यहाँ 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका परमाणु कितना हो जाएगा? 3। और परमाणु को ही क्या बोलते हैं? परमाणुता। तो इसका कितना हो जाएगा? 3। लेकिन यही दे देगा 2H2O, तो इसका कितना होगा? तो 2 तो हो जाएगा अणु, जो लगा रहता है पीछे, जो लगा रहता है शुरू में, 2 क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। और परमाणु इसका कितना होगा? तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 जोड़िएगा 3, और 3 जितना जोड़ कर आएगा उससे क्या करना है? अणु में आपको गुना करना है। जब गुना करिए 3 से 2 में तो कितना आएगा? 6। यहाँ 1 था इसलिए हम लोग गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसको समझ गए हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुष्परमाणुक। नेक्स्ट है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी होगा गतिज ऊर्जा। पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? गतिज ऊर्जा। ये मान लीजिए पवन चक्की है, ये क्या है? ये पवन चक्की है, तो ये कैसा ऊर्जा उपयोग करती है? तो गतिज ऊर्जा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? तो ऑक्सीकरण का बहुत सा डिफिनेशन है, इसका हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या और अपकरण संख्या, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, यही क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहने का मतलब है ऑक्सीजन का संख्या बढ़ना। तो ऑक्सीजन का संख्या कब बढ़ेगा? जब ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन का संख्या कब बढ़ेगा? जब ग्रहण करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और ऑक्सीकरण संख्या में ये पूछता प्रश्न का, ऑक्सीकरण संख्या में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है या त्याग? तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है, और अपकरण संख्या में ग्रहण होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था। तो लिख रहा है सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। इसका कहने का मतलब बिना अकील, बिना वकील और बिना दलील का एक कौन सा कानून था, रॉलेट एक्ट। तो वही ये लिख रहा है लैंग्वेज में, तो ऑप्शन नंबर बी। और रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा, यह प्रश्न पूछता है तो महात्मा गांधी। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आ गई। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये शुरू कब से होता, पहला जो पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर कब तक चलता, 1956, यानी 5 वर्षों के लिए। और इसी में जोड़ते जाइएगा। और बीच में योजना अवकाश रहता है 1966 से लेकर 69 तक, यानी 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश रहता है। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता कब से कब तक योजना अवकाश रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। ये करेंट का प्रश्न है, अबू धाबी यूएई संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा केसुरुकी वर्ग का नहीं है। तो एनेलिडा एक खुद एक प्रकार का क्या है, वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो दे रहा सभी क्या केसुरुकी वर्ग का है। साइक्लोस्टोमेटा मत्स्य सरीसृप। नेक्स्ट है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या। ईवीएम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर डी। ये सब जो फुल फॉर्म रहता है आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक करिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था चुनाव, ईवीएम का प्रयोग कहाँ किया गया था, केरल विधानसभा चुनाव में। तो अगला प्रश्न चलते हैं, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करती है। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करती है, यानी ये प्रश्न पूछ रहा है प्रत्येक 12 घंटे में एक बार, यानी कितनी बार परिक्रमा करती है। तो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी। तो झांसी की रानी किससे संबंधित थी, 1857 के क्रांति से। और 1857 के क्रांति के समय वहाँ गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। शहीद कब हुए थे, 1858 में। नेक्स्ट प्रश्न 1885 इंपोर्टेंट है, कांग्रेस का स्थापना होता है, ए हुम के द्वारा स्थापना किया जाता है। 2014 में किस भारतीय हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी के साथ किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार, जो विश्व के सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। तो मलाला यूसुफजई कितना उम्र था, 17 वर्ष। और कहाँ की थी, पाकिस्तान। 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक 1.5 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजो लिख दिया को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। तो लिख रहा 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक 1.5 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पे पुंजो लिख दिया, पे दूसरा कुछ हो जाएगा, मिस्टेक वहां पे कर देते। कितना आबादी, 10 मिलियन से अधिक। ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, मेगा सिटीज के नाम से जानते हैं। यानी जिसका जो आबादी है 10 मिलियन से अधिक रहेगा तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, मेगा सिटीज के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है, 2019-20 में भारत के किस राज्य में चीनी उत्पादन भारत के कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक था। किस राज्य में आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में चीनी उत्पादन भारत के कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक था। यानी जितना भी भारत में चीनी उत्पादन होता है उसका 1/3 से भी अधिक था। किस राज्य का, तो ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, जो भी आज का प्रश्न हम लोग कलेक्ट किए थे सारा समाप्त हो गया। और अगर आपको लगता है आपके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, यानी मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है इससे फायदा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। लेकिन लगता है कि नहीं सर, आप हम मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे, यानी इससे नुकसान हो रहा है या फायदा नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और अनलाइक कर सकते हैं।
तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों पर शेयर करें, और इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।